नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS की। ये नया कानून है जिसने पुराने CRPC 1973 की जगह ली है। मकसद है भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप कह सकते हैं आधुनिक बनाना। आज हम इसके शुरुआती मतलब पहले 22 अध्यायों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो हमें स्टडी मटेरियल मिला है उसके आधार पर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये जो शुरुआती अध्याय है ये एक तरह से पूरी कानूनी प्रक्रिया की नींव रखते हैं ना। इनमें अदालतों का ढांचा, उनकी शक्तियां और फिर गिरफ्तारी, जांच जैसी अहम प्रक्रियाएं शामिल हैं। बिल्कुल। जो पहले 3 अध्याय हैं, प्रारंभिक अदालतों का गठन और उनकी शक्तियां, ये तो समझिए पूरी संहिता का आधार हैं। इनमें परिभाषाएं हैं, फिर अदालतों का पदानुक्रम, मतलब हाई कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रेट तक, और किस अदालत को कितनी सजा देने की शक्ति है। ये समझना आगे की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और फिर आता है अध्याय 5 जो गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं पर है। ये हमेशा से थोड़ा पेचीदा विषय रहा है। इसमें क्या खास है, मतलब गिरफ्तारी के समय क्या अधिकार है व्यक्ति के पास? हाँ, अध्याय 5 वाकई महत्वपूर्ण है। ये गिरफ्तारी के कानूनी तरीकों को वो स्पष्ट करता है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों पर काफी जोर है, जैसे उसे गिरफ्तारी का कारण तुरंत बताना होगा, अपने वकील से मिलने का अधिकार। एक नई चीज ये है कि परिवार के साथ साथ अगर वो व्यक्ति चाहे तो उसके बताए किसी और को भी गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी। ये पहले इतना स्पष्ट नहीं था शायद। और बिना वारंट गिरफ्तारी कब हो सकती है वो भी बताया गया है। अच्छा, और फिर अध्याय 6 और 7 ये लोगों को अदालत में बुलाने या चीजें पेश करवाने से जुड़े हैं। मतलब सम्मन, वारंट, सही पकड़ा। ये अध्याय सुनिश्चित करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया चले, रुके नहीं। सम्मन भेजकर किसी को बुलाया जाता है, ना आए तो वारंट भी जारी हो सकता है। और इसी तरह अध्याय 7 में कोर्ट और पुलिस को अधिकार है कि वो जरूरी दस्तावेज या कोई चीज पेश करने को कहें। तलाशी वारंट वगैरह भी इसी में आते हैं। सबूत जुटाने के लिए ये बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 13 पुलिस को सूचना मिलना और उनकी जांच करने की शक्तियां। ये तो क्रिमिनल जस्टिस का बिल्कुल शुरुआती पॉइंट हुआ। हाँ, यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये अध्याय तय करता है कि पुलिस तक अपराध की खबर कैसे पहुंचेगी और फिर जांच कैसे होगी। FIR दर्ज करने की प्रक्रिया, खासकर जो संज्ञेय अपराध होते हैं, गंभीर वाले, वो इसमें बताई गई है। BNSS में 0 FIR और EFIR मतलब इलेक्ट्रॉनिक FIR, इनको भी साफ तौर पर शामिल किया है। कोशिश है कि प्रक्रिया आसान हो। फिर जांच में गवाहों से पूछताछ, सबूत इकट्ठा करना और साथ ही कानूनी दायरे क्या हैं, सुरक्षा उपाय क्या हैं, इनका भी जिक्र है। जांच पूरी करने के लिए समय सीमाएं भी हैं अब। लेकिन क्या ये जांच की शक्तियों के साथ वो संतुलन भी है, मतलब कहीं दुरुपयोग ना हो? देखिए, कोशिश तो संहिता में यही दिखती है। जांच पर मजिस्ट्रेट की निगरानी रहती है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का ध्यान रखना भी जरूरी है। पर हाँ, असल में जमीन पर यह संतुलन कैसे काम करेगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अध्याय 15 और 16 बताते हैं कि मामला अदालत तक कैसे जाता है। अध्याय 15 में वो शर्तें हैं जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर या किसी की शिकायत पर। और अध्याय 16 उन लोगों के लिए रास्ता है जो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहते हैं, खासकर अगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। ये एक तरह से नागरिक को सीधे न्याय तक पहुंचने का एक माध्यम देता है। और फिर आते हैं अध्याय 17 से 22। ये मुकदमों की प्रक्रियाओं के बारे में है। ये काफी जटिल लगते हैं अक्सर। हाँ, ये अध्याय बताते हैं कि आपराधिक मुकदमे चलेंगे कैसे। अलग अलग तरह के ट्रायल होते हैं, जैसे सेशंस कोर्ट में गंभीर मामलों के ट्रायल, वारंट मामले जिनमें सजा 2 साल से ज्यादा हो सकती है, और समन मामले जो छोटे अपराध होते हैं। एक और है संक्षिप्त ट्रायल, वो बहुत छोटे मामलों को जल्दी निपटाने के लिए है। इन अध्यायों में सब कुछ है, आरोप तय करने से लेकर गवाहों की जांच, अभियुक्त का बयान और आखिर में फैसला। हर ट्रायल की अपनी प्रक्रिया है, जो अपराध कितना गंभीर है उस पर निर्भर करती है। सेशंस ट्रायल थोड़ा ज्यादा विस्तृत होता है। इन मुख्य प्रक्रिया वाले अध्यायों के अलावा भी कुछ और खास है इन पहले 22 अध्यायों में? हाँ, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे अध्याय 10 है, वो पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश से जुड़ा है। ये एक तरह से सामाजिक जिम्मेदारी को कानूनी रूप देता है। और अध्याय 8 भी है, जो आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता है, मतलब एक देश का दूसरे देश से मदद लेना कानूनी मामलों में। ये आजकल काफी जरूरी हो गया है। तो कुल मिलाकर इन शुरुआती अध्यायों को देखें तो एक तस्वीर उभरती है।
बीएनएफएस आपराधिक प्रक्रिया को एक व्यवस्थित ढांचा देने की कोशिश कर रहा है। सही कहा, लक्ष्य यही है कि प्रक्रिया को सुधारा जाए, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा हो। गिरफ्तारी से लेकर जांच और मुकदमा शुरू होने तक हर कदम पर प्रक्रिया को साफ करने पर जोर दिखता है।